welcome to all my YouTube family who watch my video on my YouTube platform, that is CBSE Orbit. Introducing myself as Manas Ranjan Sahu from Odisha. Actually, I am a state government employee, but teaching is my hobby and passion. So to fulfill this, I pursue this YouTube as a career, especially to guide the CBSE 10th class 10 student, right? सो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जो इकोनॉमी सोशल साइंस का जो इकोनॉमी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जो हम लोग एक बुक से देख रहे थे, रचना सागर की एक बुक से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, राइट? उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है और यूट्यूब में ऑलरेडी इट इज अपलोडेड. Please go through the video, and today I am recording the second part of it, of most probable question of chapter 1, that is development, right? जो social science का economics का जो series है, right? So let's go into the next part of the मतलब क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट गया था, अब सेकंड पार्ट आज से स्टार्ट करेंगे, राइट? सो लेट्स गो थ्रू इट, राइट? हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ी फास्ट डिस्कस करेंगे. स्टेट एनी टू गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम. इनकम के बाद और क्या डेवलपमेंटल गोल होने चाहिए? लेट्स गो टू आवर पावर पॉइंट स्लाइड, राइट? लेट मी ओपन आवर पावर पॉइंट स्लाइड. सभी क्वेश्चन आप लोग अगर मेरे पावर पॉइंट भी अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मेरे पावर पॉइंट स्लाइड से कवर हुआ है, राइट? तो डेवलपमेंटल गोल देखो, डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन ये क्या जो फ्रीडम इन लाइफ डेवलपमेंटल गोल ऑफ पीपल as per NCERT, other than income, freedom in life, respect in society and security in life. और क्या क्या आप ऐड कर सकते हो? सेटिस्फेक्शन हो गया, आप अपॉर्चुनिटीज हो गया, वो भी ऐड किया जा सकता है. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट डज नेशनल डेवलपमेंट रेफर टू? नेशनल डेवलपमेंट वो भी मेरा पावर पॉइंट स्लाइड में से आया हुआ है. National development is the capacity of the country to raise the standard of living of its residents. It can be achieved them by providing individuals with basic livelihood requirements and supplying them with employment. मतलब नेशनल डेवलपमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हमारे जो कंट्री का जो रेसिडेंट पीपल है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज किया जा सकता है. वो कैसे अचीव किया जा सकता है? मतलब बेसिक जो लाइवलीहुड रिक्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करके, और जो बेसिक लाइवलीहुड रिक्वायरमेंट क्या है? फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथिंग हो गया और जॉब हो गया, एंड उसको उनको एम्प्लॉयमेंट देके, राइट, वो अचीव किया जा सकता है. तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 23. Why is total income of countries not used to make comparison between them, right? क्योंकि मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब इनकम जो टोटल इनकम को क्यों एक मतलब कंट्री का टोटल इनकम को क्यों एक पैरामीटर नहीं लिया जाता है दोनों कंट्री के बीच कंपेयर करने के लिए, राइट? क्योंकि कंट्री का पॉपुलेशन डिफरेंट होता है. क्योंकि इंडिया का अगर टोटल इनकम लिया जाएगा, इंडिया का टोटल इनकम यूरोपियन देश का इनकम से ज्यादा आएगा. क्योंकि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? तो टोटल इनकम को क्राइटेरिया नहीं लिया जाता है जो दोनों कंट्री के बीच डेवलपमेंट को पैरामीटर को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये ऑब्वियस होता है जिसका ज्यादा लोग उसका ज्यादा इनकम हो जाएगा, लेकिन वो टोटल इनकम इस वजह से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है.
क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसका टोटल इनकम ज्यादा ही ओबीएस आएगा, राइट, ये फैक्ट है। तो इसीलिए टोटल इनकम को नहीं लिया जाता है पैरामीटर दोनों देश के बीच कंपेयर करने के लिए, राइट। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 24, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या होता है। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम मतलब टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उसका जो आता है पॉइंट उसको एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम बोला जाता है, राइट। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 25। Beside the size of per capita income, which other property of income is important in comparing the two or more countries, right? मतलब पर कैपिटा इनकम के बाद और इनकम के कौन से क्राइटेरिया है जिसके वजह से दोनों और मोर देश को कंपेयर किया जा सकता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कंट्री, मतलब जो पैसा देश में जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या इक्विटेबल है, ना कि अमीर के पास ज्यादा है और गरीबों के पास कम है। तो उस क्राइटेरिया को एक अच्छा पैरामीटर मतलब माना जाता है देश का जो डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए, नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को एक अच्छा पैरामीटर है। मतलब देश के जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसके पास ज्यादा है, गरीब लोग के पास ज्यादा है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या अमीर के पास ज्यादा है। तो ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो क्राइटेरिया है वो एक अच्छा पैरामीटर होता है दोनों और मोर देश को कंपेयर करने के लिए। मेंशन एनी वन लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, राइट। पर कैपिटा ऑफ डेवलपमेंट का लिमिटेशन क्या है, वीकनेस क्या है, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस जो हमारा वीडियो पार्ट 1 वीडियो में, तो वही से आप लोग स्टडी कर लेना। पर कैपिटा में दूसरी बार बता दे रहा हूँ, मतलब पर कैपिटा इनकम जो वैल्यू निकलता है, मतलब पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, मतलब टोटल देश का इनकम कितना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि मतलब पर कैपिटा इनकम मतलब ये नहीं बताता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, राइट। मतलब अमीर के पास ज्यादा पैसा है या नहीं है, या पैसा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है कि नहीं, वो इसके बारे में नहीं बताता है। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में 10 लोग रहते हैं, राइट। तो 10 लोग का हम लोग अगर पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो टोटल इनकम ऑफ द फैमिली डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली, राइट। तो उससे जो वैल्यू सपोज करो 5 रुपए निकलता है पर कैपिटा इनकम, लेकिन ये 5 रुपए क्या हर आदमी वो कमाता है, नहीं। उस पर कैपिटा इनकम वैल्यू से हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, राइट। तो पर कैपिटा इनकम का लिमिटेशन यही है, मतलब पर कैपिटा इनकम से हम लोग प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, राइट। मतलब क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस तरह कैसा है, मतलब वेदर सब लोग पर कैपिटा इनकम से ज्यादा ही कमा रहे हैं या कोई कम कमा रहा है या कोई इक्वल एवरेज इनकम जितना है वो लोग कमा रहे हैं, राइट। सो पर कैपिटा इनकम का लिमिटेशन फर्स्ट होता है ये, राइट, जो हमने डिस्कस किया। पर कैपिटा इनकम डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब एक गरीब कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो सकता है, राइट। मतलब उनका पर कैपिटा इनकम कम होगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अच्छा होगा। रिच कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताता है, राइट।
और जो दूसरा जो डिमेरिट है, पर कैपिटा इनकम को हम लोग डेवलपमेंट का पैरामीटर के लिए यूज करते हैं, राइट। लेकिन जो डेवलपमेंट का पैरामीटर के लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम यूज करते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम इज नॉट द सोल, मतलब एक ही पैरामीटर नहीं होना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। और अदर पैरामीटर, फॉर एग्जांपल हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, बेटर ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, वो भी एक अच्छा पैरामीटर है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। थर्ड जो डिमेरिट है पर कैपिटा इनकम का, वो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम साइज ऑफ पॉपुलेशन से प्रभावित होता है। मतलब अगर पर कैपिटा, अगर एक देश में पॉपुलेशन मतलब ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम उनका लो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई देश में पॉपुलेशन कम है, उनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो इन्वर्सली रिलेशन टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब अगर कोई देश का पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन उनका टोटल इनकम भी अच्छा है, लेकिन इनका पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, क्योंकि उनका पॉपुलेशन का जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट। इस वजह से पर कैपिटा इनकम का वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई देश का पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम बहुत कम है और जो पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लेकिन इनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो मतलब ये इनका एक डिमेरिट है, पर कैपिटा इनकम जो साइज ऑफ पॉपुलेशन के साथ मतलब इन्वर्सली रिलेशन में रहता है, राइट। मतलब डिपेंडेंट होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन के जरिए, मतलब वो साइज ऑफ पॉपुलेशन के वजह से ये पर कैपिटा इनकम बहुत वेरी करता है। तो ये तीन डिमेरिट है, हम ऑलरेडी मतलब डिस्कस कर चुके हैं, राइट। So let's go to the next question. The next question, that is question number 27. Question number 27 is based on the average जो फार्मूला का, उसका जो एवरेज फार्मूला के ऊपर बेस करके क्वेश्चन है, राइट। तो चार फैमिली दिया हुआ है, राइट। चार फैमिली का एवरेज इनकम दिया हुआ है, तीन फैमिली का इनकम प्रेजेंट है और फोर्थ फैमिली का इनकम निकालना है, राइट। सो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम ऑफ ऑल फैमिली डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिली। लेट इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली जी एक्स, राइट। तो पर कैपिटा इनकम क्या होगा, क्या वैल्यू 15,000 इज इक्वल टू टोटल इनकम, मतलब तीन फैमिली का इनकम को ऐड करना है, लेट इनकम ऑफ फोर्थ फैमिली जी एक्स, राइट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिली इज 4। सो एक्स को निकालना है, राइट। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 28। अमंग हरियाणा, केरला एंड बिहार, व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज लीस्ट पर कैपिटा इनकम। ये ऑब्वियस है, बिहार। मतलब अगर कोई पिछड़े हुए हमारी जो स्टेट का इंडेक्स आता है तो बिहार और यूपी का नाम फर्स्ट आता है, राइट। तो बिहार इसका आंसर होगा। तो 29 डिफाइन सेक्स रेशियो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो 1000 जो मेल पॉपुलेशन के बीच कितना फीमेल पॉपुलेशन प्रेजेंट होते हैं, तो उसको सेक्स रेशियो बोला जाता है। 1000 मेल पॉपुलेशन के बीच कितना फीमेल पॉपुलेशन होता है, उस रेशियो को सेक्स रेशियो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चलिए हमारी पावर पॉइंट स्लाइड में थोड़े जाएंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट। अच्छा होगा क्योंकि पावर प्लांट ऑलरेडी हम वो स्लाइड डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए वो डिस्कशन अच्छा होगा, राइट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट, राइट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड बिफोर 1 year ago, 1 year age, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉर्न चिल्ड्रन ड्यूरिंग दैट ईयर,
एक साल में जितना चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, उसके बीच कितना चाइल्ड एक साल से पहले मर जाते हैं, तो उस रेशियो को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है, राइट। एक साल में जितने बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें से कितने बच्चे एक साल से पहले मर जाते हैं, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है, राइट। So let's go to the next question. Next question, why does Kerala have low infant mortality rate? Because Kerala has invested heavy amount in education and health facilities, right? So what is net attendance ratio? I think I have already discussed it. So let's again discuss it. What is net attendance ratio? एक एज ग्रुप के अंदर, एक एज ब्रैकेट में टोटल नंबर जितने बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चे 14 के 15 की एज में स्कूल अटेंड करते हैं, राइट। अगर जो नेट अटेंडेंस रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज, मतलब अगर हमारा एज ब्रैकेट 14 के 15 के बीच में होगा, उस ब्रैकेट में कितने बच्चे प्रेजेंट है और उस बच्चे में से कितना चिल्ड्रन स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो वो होता है नेट अटेंडेंस रेशियो, राइट। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट एज ग्रुप। इन दैट एज ग्रुप मतलब 14 से 15, राइट। So let's go to the next question. What does HDI? HDI का मतलब Human Development Index, right? मतलब ये एक मतलब इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब जिसके बेसिस पर रैंक दिया जाता है कंट्री को, राइट। तो ये जो इंडेक्स है डेवलप मतलब किया है यूनाइटेड नेशन, मतलब कंट्री का जो ओवरऑल डेवलपमेंट उसको मेजर करने के लिए। आई थिंक हमारे पावर पॉइंट स्लाइड में है क्या, डिस्कस कर लेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लेट्स सी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है ये, एक मतलब इसी इश्यू से रिलेटेड एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है। आप याद करो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक पैरामीटर होता है जिसके जरिए मतलब कंट्री का जो ओवरऑल डेवलपमेंट, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन का डेवलपमेंट मेजर किया जाता है। और ये जो पैरामीटर इंडेक्स है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन्वेंट किया गया है, राइट। So question number 34, what is life expectancy at birth, right? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब होता है मतलब बर्थ के टाइम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ इज द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब जो बर्थ के टाइम उस बच्चे का एवरेज लाइफ स्पैन कितना होगा, राइट। बर्थ के टाइम कितना होगा, उस जो सिस्टम को लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोला जाता है, राइट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या है, मतलब जो एक अगर चाइल्ड बॉर्न होता है, उस मतलब बॉर्न होने के टाइम वो कितना लेंथ ऑफ टाइम तक सरवाइव करेगा, उसका लाइफ कितना तक रहेगा, उस जो प्रोसेस को मेजर जो जब किया जाता है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोला जाता है, राइट। अगर एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो उस टाइम में जो उसका लाइफ मतलब कितना टाइम तक उसका लाइफ रहेगा, उसको एस्टिमेट करने को लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बोला जाता है, राइट।
So let's go to the question number 35. Name the two neighbor country of India which have low per capita income than India, yet they are better in life expectancy according to the Human Development Report 2016. मतलब ये तो 2016 का डाटा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इंडिया का कोई नेबर कंट्री बताओ जिसका पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम है लेकिन उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो आंकड़ा है इंडिया से बेहतर है, ऐसा कौन सा देश है, राइट। सो ऐसा कौन सा देश है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016, राइट। सो एक्चुअली ये जो आंसर दिया हुआ है 2016 का डाटा, मैं आपको बोल रहा था जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, आप एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले लेटेस्ट रिपोर्ट को देख के जाना। मतलब पहले में कौन है, वर्ल्ड में पहले 1 2 3 में कौन है, इंडिया का रैंकिंग क्या है, इंडिया का नेबर का जो पड़ोसी का जो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार, उस देश का रैंकिंग क्या है, वो थोड़ा अंदाज कर ले। मतलब देखने से क्या होता है, अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आता है वो गेस वर्क से काम हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 36 डिफाइन, गाइज हम लोग को बहुत जल्दी डिस्कस करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और क्या है, वीडियो लेंदी होने से आप लोग नहीं देखोगे, तो इसीलिए हमको एक एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट के अंदर बनाना है, राइट। सो डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी मतलब डिस्कस कर चुके हैं, सो आई डोंट वांट टू रिपीट। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज डेवलपमेंट, मेंशन two aspect of development. So development is a positive growth or change in the economic, social and political aspect of a country. मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, एक पॉजिटिव ग्रोथ होता है नेशन का, जिसके जरिए देश का इकोनॉमिक मतलब लोगों के पास मतलब पैसा ज्यादा आता है, मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ता है, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट का मतलब लोग एम्पायर होते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनका साथ इनजस्टिस नहीं होता है, मार्जिनलाइजेशन, फॉर एग्जांपल वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड और जो पिछड़ा वर्ग है एससी और एसटी को भी न्याय मिलता है, मतलब जस्टिस सिस्टम से न्याय मिलता है, राइट। तो वो क्या होता है, सोशल एम्पावरमेंट। और थर्ड है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब जो शासन करते हैं जो लोग, वो मतलब अच्छा अच्छा लीडर आते हैं, राइट। मतलब एक डेमोक्रेसी जो हमारे सिस्टम में होता है, पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी मजबूत होता है मतलब डेवलपमेंट के जरिए, राइट। सो 3 एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल। तो मेंशन 2 एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, राइट। मेंशन 2 एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। इकोनॉमिक 2 एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट जो मैं बोल रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब राइज इन इनकम ऑफ द पीपल। सोशल डेवलपमेंट मीन्स मतलब जो सोशली एम्पायर होता है लोगों का, जैसे मैंने बताया, और जो सोशली लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब हेल्थ, एजुकेशन और जो पब्लिक सर्विस उनको मिलना चाहिए, राइट। तो लेट्स गो टू आवर स्लाइड। स्लाइड में अगर ज्यादा पॉइंट होगा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। नहीं और कोई नहीं, और कोई स्लाइड में शायद नहीं है। Let's go to the next question. Question number 38. What is meant by economic development? Write 2 bases of measuring economic development of country.
भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। मतलब मतलब आपको मैं कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ, तो जिसकी वजह से आप लोग ट्राई करो मैं इसको सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकूं। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप लोग रट्टे मार के नहीं लग सकते, क्योंकि अ, एक तो ये बोरिंग हो जाएगा, आपको एंटरटेनिंग नहीं लगेगा, और रट्टा भी कितना मारोगे, एक एक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन है, राइट? सो बेटर वे टू, मतलब फास्ट आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझो, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करो, राइट? सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या है? इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्री का जो पॉपुलेशन का पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से प्रोसेस होता है, जिसके जरिए पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब अमीर के पास कितना पैसा है और गरीब के पास कितना पैसा है, वो जो डिफरेंस, वो कमी होता है, राइट? सो two bases of measuring economic development is um, quality of life. Two base write the two bases of measuring economic development of the country। क्या बेसिस हो सकता है जिसके जरिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है, राइट? फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मतलब अगर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का अच्छा हो, मतलब हो गया है, तो इसके जरिए हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो गया है, राइट? और दूसरा क्या है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अगर देश का बढ़ रहा है, तो इसके जरिए हम लोग थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा अपरेंटली ये फील होगा कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब देश एक राइजिंग पाथ के ऊपर चल रहा है, राइट? सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 39। नंबर 39, development for one may be the destruction for the other. Do you agree with the statement? Justify your answer, right? So इस जो केस स्टडी को, मतलब क्वेश्चन में हिंदी में क्या होगा? मतलब एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट दूसरे कम्युनिटी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन क्या हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो पीपीटी में देखे थे सिमिलर केस स्टडी, राइट? सो लेट्स गो टू आवर पीपीटी। पीपीटी में हम लोग अच्छे से डिस्कस किया है, राइट? सो देखेंगे। सो लेट्स गो टू द स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 6, सॉरी। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक अगर केस स्टडी में अगर एक मतलब विलेज को मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, उनके लिए क्या होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए उनका जो इंडस्ट्री चलने के लिए, सो देयर डेवलपमेंटल गोल इज टू एस्टेब्लिश मोर डैम्स, राइट? डैम अगर ज्यादा होगा तो उनके लिए मतलब अच्छा होगा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्या होता है, जो रिच आदमी होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट गोल होता है। लेकिन अगर जो रिच, अगर डैम ज्यादा सा एस्टेब्लिश हो जाए, तो जो हमारे जो मतलब विलेज में उस डैम के बिसाइड जो लोग रहते हैं, उनका हाउस सबमर्ज हो जाएगा, मतलब पानी पानी ज्यादा होने से, राइट? सो विच इज नॉट द डेवलपमेंटल गोल ऑफ द रूरल पीपल, राइट? तो डेवलपमेंटल गोल जो दोनों कम्युनिटी का कैसे क्लास करता है, तो हम लोग इस एग्जाम्पल से देखें। मतलब रिच का जो अमीर आदमी का डेवलपमेंट गोल गरीब आदमी का डेवलपमेंट गोल से कैसे क्लास करता है, राइट? तो इस केस स्टडी को आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो
वही मतलब आंसर का डिमांड है। मतलब आप लोग को उस मतलब सिचुएशन को जस्टिफाई करना है। डेवलपमेंट फॉर वन मे बी द डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर, राइट। सो कैसे ये जो मतलब सिचुएशन जस्टिफाई होगा, आप लोग इस केस स्टडी का एग्जांपल दे सकते हो। आई हैव डायरेक्टली मतलब पिक्ड अप फ्रॉम एनसीईआरटी। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 40। मेंशन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है उनका थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक बताओ क्या है। फर्स्ट होता है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। आज वी हैव सीन मतलब मतलब जो अर्बन का जो लोग हो, अर्बन लोग का डेवलपमेंटल गोल अलग रहता है, रूरल पीपल का डेवलपमेंटल गोल अलग रहता है। और दूसरा जो पॉइंट है, व्हाट मे बी द डेवलपमेंटल फॉर वन may not be the development for the other, it may be destructive। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में देख रहे थे, मतलब एक का डेवलपमेंटल गोल दूसरा का डिस्ट्रक्शन का, उसका मतलब एक कम्युनिटी का डेवलपमेंटल गोल दूसरे कम्युनिटी का डेवलपमेंट गोल नहीं हो सकता है, समटाइम्स क्लास करता है, राइट। और जो ऑप्शन नंबर सी, पीपल टेंड टू लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स फॉर देयर डेवलपमेंट, राइट। सो पीपल मतलब लोगों को मतलब मतलब लोगों को डेवलपमेंट के लिए कोई मतलब सिंगल गोल नहीं होना चाहिए। मतलब डेवलपमेंट के लिए मल्टी डायमेंशनल गोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। मतलब आपका डेवलपमेंटल गोल यूनिडायमेंशनल नहीं होना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट गोल मिक्स होना चाहिए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, why do different person have different notion of development? Which of the following explanation is more important and why? Because people are different, because life situation of persons are different। मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्यों डिफरेंट लोग का पॉपुलेशन का डेवलपमेंटल गोल डिफरेंट होता है, राइट। और कौन सा ऑप्शन ज्यादा ही मतलब सुटेबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज लोग अलग अलग होते हैं, और जो दूसरा ऑप्शन है बिकॉज लोगों के सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन अलग अलग होता है। तो कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, राइट। सो लेट्स मतलब रीड द आंसर, एक्सप्लेन द आंसर। जो लोगों का डिफरेंट मतलब डेवलपमेंटल गोल इसीलिए होता है क्योंकि लोगों का एस्पिरेशन, हॉबीज एंड इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, राइट। मतलब जनरली। लेकिन ये जो दोनों ऑप्शन के बीच मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। बिकॉज अगर आप एक आदमी जो अपने लाइफ में कोई मतलब अर्बन एरिया में माने बड़ा हुआ है, तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। मतलब अच्छा एम्प्लॉयमेंट, अच्छी मतलब घर, अच्छी लाइफस्टाइल, गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडी। लेकिन अगर कोई आदमी उसका जीवन ही रूरल एरिया में कटा हुआ हो, रूरल एरिया में वो अगर ग्रोन अप हुआ है, तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। मतलब बेसिक नीड जो फूड हो गया, क्लॉथेस हो गया, मतलब अच्छा खाने को मिल जाए, राइट। और जो मतलब सिंपल बेसिक नीड उसका नीड होगा। लेकिन जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं उनका डेवलपमेंटल नीड मतलब थोड़े देख लेंगे अर्बन एरिया का डेवलपमेंटल नीड क्या क्या है। देखो रूरल जो एरिया में डेवलपमेंटल नीड होता है बेटर अर्निंग्स, क्वालिटी एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। और जो मतलब जो अर्बन एरिया का, उनका डेवलपमेंटल में फ्रीडम इन लाइफ
उनको चाहिए ग्रोइंग अब्रॉड टू फॉर स्टडी, राइट। सो और क्या चीज डिमांड करते हैं, मतलब अम, हम्म, अ, तो अमीर जो मतलब जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं, उनका डेवलपमेंटल नीड थोड़ी सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, और जो होना चाहिए रहता है। और जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, उनका डेवलपमेंटल नीड थोड़ा बेसिक होता है, मतलब रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, मतलब बेसिक लाइफ का जो मीन्स है, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग चाहिए उनको, चाहिए। लेकिन अमीर आदमी को मतलब उनका सिचुएशन के हिसाब से उसका डेवलपमेंटल नीड अलग होगा, राइट। मेरा कहने का मतलब यही है। लेट्स थोड़ी आंसर कर लेंगे। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, the development needs of a person depend upon the situation, if a person which is then construction और अच्छा, इस जो आंसर को स्टडी में कर रहा था, वो एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर एक आदमी जो रिमोट विलेज में रहता है, मतलब उस विलेज में कोई रोड नहीं है कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसका उन लोगों का डेवलपमेंटल नीड होगा, मतलब जो रोड मतलब उनको चाहिए, वो उनका डेवलपमेंटल नीड होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल अदर। लेकिन अगर कोई आदमी मेट्रो सिटी में रहता है, राइट, तो उनका डेवलपमेंट नीड होगा जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मतलब जो मेट्रो ट्रेन उनका नीड होगा, जैसे जिसके जरिए फास्ट आना जाना हो सके। तो सिचुएशन के हिसाब से डेवलपमेंटल नीड वेरी करता है, मेरे कहने का मतलब यही है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 42। Do the following two statements mean the same? People have different developmental goals. People have conflicting developmental goals, right? बिल्कुल, मतलब वो बोल रहा है तुम्हारा आंसर को जस्टिफाई करो, मतलब ये जो स्टेटमेंट क्या सेम है, मतलब लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है लोगों का मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल है। बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था लाइफ सिचुएशन के जिस मतलब कम्युनिटी का लाइफ सिचुएशन को लेकर डेवलपमेंटल नीड अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे लेट्स गो टू आवर स्लाइड, जैसे स्लाइड में रूरल जो आदमी का डेवलपमेंटल नीड होता है बेटर अर्निंग, क्वालिटी एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड, और जो अमीर जो फार्मर है उनका डेवलपमेंटल नीड होता है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन फॉरेन कंट्री, बेटर अर्निंग्स, चीप वर्कर्स, उनका डेवलपमेंटल नीड। और जो रिच अर्बन गर्ल, जो शहर में जो आदमी रहता है, उनका डेवलपमेंटल नीड फ्रीडम इन लाइफ, गोइंग अब्रॉड टू फॉर स्टडी, उनका डेवलपमेंटल नीड, राइट। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंटल नीड क्या होता है, मोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैम सो दैट दे कैन गेट बेटर इलेक्ट्रिसिटी फॉर देयर इंडस्ट्री। सो लाइफ सिचुएशन को लेकर डेवलपमेंटल नीड अलग अलग होता है। और जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, पीपुल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे, मतलब एक अमीर आदमी का डेवलपमेंटल गोल डैम बनाना है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अपना इंडस्ट्री के लिए। लेकिन वो डेवलपमेंटल गोल जो डैम के पास विलेज होता है, उनका डेवलपमेंटल गोल से अलग कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि डैम एस्टेब्लिश होने से उनका जो विलेज होता है, गांव सबमर्ज हो जाएगा, गांव पानी में आ जाएगा। तो अमीर आदमी का जो डेवलपमेंटल गोल है डैम एस्टेब्लिश करने का, वो कॉन्फ्लिक्ट करता है जो विलेज लोग का जो डैम के पास एरिया में रहते हैं। तो ये टू स्टेटमेंट मतलब सेम नहीं है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन दिया हुआ है, बिसाइड इनकम व्हाट आर अदर 6 थिंग्स पीपल में लुक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट।
सो इनकम के अलावा और क्या 6 चीज है आपको मेंशन करना है जिसके जरिए लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, राइट, बिसाइड इनकम। तो पीस एक होता है, पीस मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए पीस का, लाइफ में पीस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद गुड हेल्थ, राइट। और जो तीसरा है रेगुलर एंड सफिशिएंट इनकम। इनकम के बिसाइड इनकम, रेगुलर एंड सफिशिएंट इनकम ये नहीं होगा, पीस होगा, गुड हेल्थ होगा, गुड वर्किंग कंडीशन होगा। मतलब वर्किंग कंडीशन अगर आपका अच्छा होगा, आपकी आपकी मेंटल कंडीशन ठीक ठाक रहेगा। और जो फिफ्थ में है डिजायर लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है शुड बी अकॉर्डिंग टू द जो मॉडर्न लाइफस्टाइल होना चाहिए, राइट। आपकी लिविंग स्टैंडर्ड अगर हाई होगा तो आपकी जो मतलब साइकोलॉजिकल कंडीशन, मतलब आपका सेंस ऑफ जो हैप्पीनेस वो अच्छा रहेगा, राइट। और जो तीसरा है इक्वल, जो लास्ट है इक्वल एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट, मतलब आपका सोसाइटी में इक्वल नॉन बायस्ड ट्रीटमेंट आपके ऊपर होना चाहिए, राइट। ये अगर नहीं होगा आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो पीस, गुड हेल्थ, गुड वर्किंग कंडीशन जहाँ पे आप काम कर रहे हो, राइट, डिजायरेबल लिविंग स्टैंडर्ड, और जो लास्ट है इक्वल एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्री है, राइट, यूरोपियन कंट्री। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, डेवलपिंग कंट्री का पर कैपिटा इनकम लो होता है जनरली, और देयर इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, मतलब गरीबी ज्यादा होता है। इन डेवलप्ड हमारी जो डेवलपिंग है अपर डेवलपिंग कंट्री, राइट। तो गरीबी तो है लेकिन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी नहीं है अब इंडिया में, राइट। तो डेवलप्ड कंट्री में पर कैपिटा इनकम हाई होता है और पॉवर्टी ना के बराबर होता है, राइट। डेवलपिंग कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है और डेवलप्ड कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है। फॉर एग्जांपल सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छा होगा डेवलप्ड कंट्री में, राइट। मतलब और सिटी का प्लानिंग भी स्ट्रक्चर्ड वे में होगा डेवलप्ड कंट्री का, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में ये सब फैसिलिटी नहीं होगा, राइट। और जो तीसरा पॉइंट है, the level of efficiency and productivity is low in developing country। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आज इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो साइंस एंड टेक में इनोवेशन कम होगा, तो इसीलिए लोगों को जो मशीन का एफिशिएंसी, लोगों का एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत लो होगा। लेकिन जो यूरोप एंड अमेरिकन कंट्रीज, दे आर मोर एडवांस देन अदर इन टर्म ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो उनका लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इज हाई, राइट। सो ये डिफरेंस है। और जो तीसरा है रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये ज्यादा हायर टर्म हो गया है, राइट। आपको इस पॉइंट को लिखना नहीं चाहिए। और बहुत सारे पॉइंट होगा, मतलब जो हेल्थ फैसिलिटी डेवलपिंग कंट्री, जो बेसिक नीड है, बेसिक हेल्थ, लिविंग कंडीशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड फूड, वो अच्छा होगा डेवलप्ड कंट्री में। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में जो बेसिक चीज होता है एक आदमी के लिए, वो मिसिंग होता है, राइट। और जो डेवलपिंग कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बहुत लो होता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में आज मेनी इंडस्ट्रियल बेस आर प्रेजेंट देयर, सो देयर इज लेस, मतलब मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आज कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्री। आप कंपेयर करके बहुत आप लिख सकते हो, राइट। और डेवलपिंग कंट्री का जो मतलब लिटरेसी मतलब लो होता है जनरली, राइट। और डेवलपिंग कंट्री में लिटरेसी का परसेंटेज बहुत हाई होता है, राइट। हेल्थ लिख सकते हो, लिटरेसी लेवल लिखते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक पॉइंट होगा कैसा होगा, पॉवर्टी के ऊपर लिख सकते हो। तो बहुत अच्छा सा आप इंडिया और यूरोप का जो कंट्री को एक कंपेयर करने से बहुत पॉइंट निकल आएगा, राइट। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 45।
What is the main norm used by the World Bank in classifying different countries as rich and poor countries? ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, मतलब देख चुके हैं, सो नो नीड टू डिस्कस फर्दर, क्योंकि उसका भी लिमिटेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को बार बार डिस्कशन करने से वीडियो लेंदी हो जाता है, राइट? So let's go to the question number 46. While average income is useful for comparison, but it may hide disparities. ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 2 बार 3 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। सो आप लोग भी अच्छे से मतलब देख लीजिए इस क्वेश्चन को। Why are public, question number 47, why are public facility needed for the development of the country? Mention any 2 of them, right? हाँ, पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पब्लिक टॉयलेट हो गया, पब्लिक स्कूल हो गया, जिसका यूज मतलब जनरल पब्लिक कर सके, उसको पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्यों पब्लिक फैसिलिटी देश की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, राइट? डेवलपमेंट मेंशन एनी 2 ऑफ देम, 2 का एग्जांपल देना है। पब्लिक फैसिलिटी क्यों देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, राइट? तो फर्स्ट जो आंसर है एज पर द बुक, मतलब these facilities are important, public facilities are important for the maintaining law and order, cleanliness, quality of life, access and comfort to common man, right? So public facility क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, मतलब क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, एक्सेस एंड कंफर्ट टू द कंफर्ट देने के लिए कॉमन मैन। क्लीनलीनेस कहते किस तरह से, मतलब जब एक पब्लिक टॉयलेट ओपन होता है तो सैनिटेशन पब्लिक एरिया में स्प्रेड होता है, राइट? क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब कैसे इंश्योर होगा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी होगा, पब्लिक टॉयलेट का फैसिलिटी होगा, राइट? पब्लिक स्कूल का फैसिलिटी होगा, पब्लिक मेडिकल का फैसिलिटी होगा, तो बेटर मतलब बेसिक जो नीड है लोगों का फुलफिल होगा, राइट? ये चीज क्या है, बेसिक नीड ऑफ लाइफ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रमोट होगा। सेकेंड जो ऑप्शन है, पब्लिक फैसिलिटी हेल्प इन ब्रिंगिंग अप द पीपुल एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज ऑफ व्हिच दे आर अदरवाइज डिवाइडेड, राइट? डिवाइडेड मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज आज भी बहुत लोगों को नहीं मिलता है, तो पब्लिक फैसिलिटीज एक जरिया होता है जिसके जरिए जो लोग बेसिक फैसिलिटीज नहीं पाते हैं वो अपॉर्चुनिटी पाते हैं उसका यूज करने के लिए। तो जो डिवर्ड पुअर पीपल होते हैं उनको पब्लिक फैसिलिटी के जरिए एक बेसिक नीड उनका फुलफिल किया जा सकता है, राइट? तो some public facility example, for example road, railways, electricity, water, educational facilities, housing, health facilities होगा, स्कूल होगा, राइट? तो ये वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 2 का एग्जांपल देना है, राइट? तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 48. व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नेम इट्स वेरिएबल। लेट्स गो टू आवर पावरपॉइंट स्लाइड, थोड़ी देख लेंगे। अगर पावर पॉइंट में होगा, पावर पॉइंट में से ही डिस्कस कर लेंगे, राइट? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, पावर पॉइंट में नहीं है, हम लोग को इसी में से डिस्कस करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब यूएन, यूनाइटेड नेशन का द्वारा डेवलप किया गया एक इंडेक्स है जिसके जरिए मतलब 3 वेरिएबल को लिया जाता है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 क्राइटेरिया को लेकर एक कंट्री वाइज रैंकिंग बनाया जाता है। मतलब 3 पैरामीटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब
एक इंडेक्स होता है जिसके जरिए कंट्री को रैंकिंग दिया जाता है, राइट। मतलब इंडिया का रैंकिंग कितना है, यूरोप कंट्रीज का रैंकिंग कितना है, पाकिस्तान का रैंकिंग कितना है। थ्री मतलब पैरामीटर को लिया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, नॉलेज मतलब एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन क्या है, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक कंट्री में क्या क्या है। तो एक 3 पैरामीटर बेसिस में लेकर कुछ एक स्कोर दिया जाता है हर एक कंट्री को। तो उस स्कोरिंग के बेसिस में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज हो जाता है, और उसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन, और इसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक दिया जाता है, राइट। तो ये क्या होता है, मतलब इस इंडेक्स के जरिए कंट्री का जो सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन, मतलब सोशल का मतलब जो उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उसका मतलब जो मतलब हेल्थ स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, वो पैरामीटर मेजर किया जाता है। और इकोनॉमिक डायमेंशन को भी मेजर किया जाता है। इकोनॉमिक डायमेंशन मतलब जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक क्राइटेरिया है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक आदमी क्या क्या चीज अफोर्ड कर सकता है उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। तो एक कंट्री का सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन को जज किया जाता है, राइट। सो इस पैरामीटर के जरिए, राइट। तो चलिए, ये सिर्फ क्वेश्चन है, मतलब नेम इट्स वेरिएबल, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नेम इट्स वेरिएबल, राइट। अगर आपको आपका मतलब पॉसिबल हो सके, आप प्लीज मतलब मेरे वीडियो को स्टॉप करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट, मेरे की पॉइंट को। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए, जिसके जरिए मतलब आपको मतलब रट्टा मारना नहीं चाहिए। मतलब क्वेश्चन का आंसर आप कॉन्सेप्ट समझ लिया है, सिर्फ एग्जाम के आपको मतलब लिखना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और कुछ नहीं, राइट। इन व्हाट रेस्पेक्ट क्राइटेरियन यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया और यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया को मेजर करने के लिए तरीका, उसमें क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, राइट। सो आई डोंट वांट टू रिपीट देम। सो let's go to the next number question number 50. Distinguish between human development and economic development, right. Question number 50. Question number 50 is distinguish between the human development and economic development, right. So human development means मतलब as per the book, it is first point is human development is human centered approach towards the development. It is focus on improvement in overall well-being and quality of life of individuals. मतलब एक ह्यूमन का कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, राइट, और इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब ओवरऑल सेंस में ह्यूमन डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट बोला जाता है, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ फोकस करता है उसका पर कैपिटा इनकम कैसा है, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री की जब हम बात करते हैं, तब वो उस देश का पर कैपिटा इनकम कितना बड़ा हुआ है, राइट। उस देश का इंडस्ट्रियल मतलब इनकम कितना है, इंडस्ट्रियल बेसिस कितना है, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है। तो सिर्फ इकोनॉमी जो इनकम के एंगल में फोकस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग उसको फोकस करता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज मतलब जो
मतलब कैसे मेजर किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे ऑब्टेन किया जाता है? नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट होता है, जो कंट्री का जो मतलब स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वो रिलीज करते हैं नेशनल इनकम डाटा और पर कैपिटा इनकम डाटा, राइट। तो थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए वाइडर टर्म एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे हम लोग मैं बता चुका हूँ, मतलब वाइडर टर्म इट इंक्लूड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही फोकस करता है, तो इट इज ए नैरो टर्म, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 51, Human Development Report and World Development Report, right? The Human Development Report and difference World Development Report. जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वही ह्यूमन मतलब जो ह्यूमन का जो मतलब डेवलपमेंट मतलब उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छा हो सकता है, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, उस पैरामीटर को कंसीडर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, राइट। तो किस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट का पैरामीटर कितना है, उस मतलब स्कोर को एनालिसिस करके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है, राइट। और जो दूसरा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट फोकस क्या करता है, मतलब पर कैपिटा इनकम का राइज कितना हुआ और ग्रोथ इन द इकोनॉमी कितना हुआ, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट फोकस करता है। तो क्लियर हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब एक इंडिविजुअल का मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है, जो कंबाइनली ह्यूमन डेवलपमेंट बोला जाता है। लेकिन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है, राइट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या है, मतलब गुड एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, गुड एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, लाइफस्टाइल, आपका जो डेली डे लाइफस्टाइल मतलब कैसा है, आप किस किस बेसिक चीज को अफोर्ड कर पा रहे हो, तो उस सब पैरामीटर ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट के अंदर आएगा, राइट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ही कैलकुलेट करता है, मतलब जो पर कैपिटा इनकम वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, राइट। पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ वो क्वांटिटेटिव हिसाब से मेजर किया जाता है, मतलब पर कैपिटा इनकम इतना रुपए हो गया, तो वो सिर्फ फोकस करता है जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, जो पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ को, वो सिर्फ इसी को कंसिडरेशन में लेता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, राइट। तो तीसरा पॉइंट है, इट इंक्लूड्स लिटरेसी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू डिटरमिन द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और रीजन और कंट्री। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब वही मतलब घिसा पीटा पॉइंट है सेकंड ऑप्शन का, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कंसिडरेशन से लेता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। लेकिन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देश का जीडीपी ग्रोथ कितना है, नेशनल इनकम क्या है और पर कैपिटा इनकम को कंसिडरेशन में लेता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होता है वो एक होलिस्टिक अप्रोच होता है, वाइडर मतलब एक मतलब मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को कंसिडरेशन में लेता है। लेकिन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट सिर्फ पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसिडरेशन में लेता है, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिफरेंट थ्रस्ट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट
which one of the plays the most significant role in the development, right? तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कुछ एक एरिया आप निकालो, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट में एक मेन रोल निभाता है, राइट? तो आपको उस एरिया को आंसर देना है। फर्स्ट मतलब हेल्थ हो गया, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। जेंडर इक्वलिटी मतलब जो नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल जेंडर। तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट मतलब women empowerment in the society, women empowerment in the political system, and women empowerment in economic system, right? So these are the main जो एरिया है जिसके मतलब उस एरिया में मतलब उस एरिया को हम कंसिडर करके हम बोल सकते हैं हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। मतलब अगर हमारा जो हेल्थ सिस्टम अच्छा है, वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अगर हमारा जेंडर इक्वलिटी अच्छा है, जेंडर इक्वलिटी मीन्स मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल इन बर्थ और इन सोसाइटी, दैट इज ऑल्सो ए गुड इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तीसरा है वुमेन एम्पावरमेंट। इफ आवर वुमेन feels empowered in society, then we can definitely say we are on the right path towards the human development, right? So let's go to the question number 53. What are the various social indicators of development, right? जो डेवलपमेंट का क्या क्या मुख्य इंडिकेटर क्या क्या है, राइट? मतलब कौन कौन का इंडिकेटर से हम लोग देखकर बता सकते हैं ये डेवलपमेंट का प्रमुख इंडिकेटर है, राइट? तो फर्स्ट होता है आज यू नो हेल्थ एंड एजुकेशन, बिकॉज हेल्थ एंड एजुकेशन बिकम द पिलर ऑफ द एनी डेवलपमेंटल पाथ, राइट? अगर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन ठीक होगा तो आप ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंट बनेंगे। एफिशिएंट बनेगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, राइट? कंट्री का जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी होगा वो बढ़ जाएगा, राइट? तो फर्स्ट होता है हेल्थ एंड एजुकेशन। पीपल बिकम ह्यूमन रिसोर्स व्हेन इन्वेस्टमेंट आर मेड इन देयर हेल्थ एंड एजुकेशन। Healthy and educated individuals are full of initiative and potential for take new challenges, thereby contributing to the development। वही जो मैं बता रहा था वही आप लोग को सिर्फ ट्रांसलेट कर कर लिखना है, राइट? आप सिर्फ याद करो मैं कैसे कॉन्सेप्ट को समझ सकूं। जो दूसरा जो इंडिकेटर है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब एक मतलब 1000 मेल में कितना फीमेल होता है, उस रेशियो को सेक्स रेशियो बोला जाता है, राइट? 1000 मेल में कितना फीमेल प्रेजेंट है उस रेशियो को सेक्स रेशियो किया जाता है। अगर हमारा सेक्स रेशियो बहुत खराब है, मतलब जो अगर हमारे 1000 मेल के पीछे बहुत कम फीमेल पॉपुलेशन अगर होते हैं तो इट इज ए बैड साइन ऑफ डेवलपमेंट, राइट? एंड दैट मीन्स वी आर प्रायर मतलब गिव स्पेशल फोकस टू द मेल चाइल्ड एंड pursuing discrimination against the women, right? So it is मतलब sex ratio, good sex ratio is a good indicator of development, and bad sex ratio is a bad indicator of development, right? So it is an ideal sex ratio should be more or less equal number of sex ratio favors indicates the। वही जो मैं बोल रहा था वही सिर्फ बुक में लिखा हुआ है। तीसरा जो पैरामीटर है इनकम, मतलब अगर एक देश का पर कैपिटा इनकम मतलब इंक्रीमेंटली ग्रोथ करता है ईयर बाय ईयर, तो इट इज ए गुड साइन ऑफ डेवलपमेंट, राइट? तो रेगुलर इनकम होना चाहिए लोगों के पास और डिजायरेबल इनकम भी होना चाहिए लोगों के पास। तो ये गुड साइन ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, देश में
काफी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके जरिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, जिसकी बलबूते लोगों को नौकरी मिल रहा है, राइट। तो वी हैव completely discussed three social indicators of development. So let's go to the next question. Question number 54. Does availability of good health and educational facilities depend only on the amount of money spent by the government on these facilities? What other factors could be relevant? मतलब बोल रहा है क्या देश में जो अच्छा हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का अच्छा पैसा खर्च करना जरूरी है, या और कोई दूसरा पैरामीटर है जिसके जरिए हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छा हो सकता है, राइट। उसका आंसर क्या होगा, राइट। तो मेरे व्यू से पैसा खर्च करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पैसा खर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पैसा अगर खर्च किया जाकर मतलब बिल्डिंग गुड हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को फुलफिल किया सकता है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डॉक्टर होना चाहिए, मतलब गुड टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, डॉक्टर का ट्रेनिंग अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि गुड डॉक्टर एंड गुड टीचर होने से आपकी एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम बेहतर हो सकता है, राइट। सो सिर्फ पैसे खर्च करने से गवर्नमेंट अगर बजट एलोकेट कर देती है, उससे हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा। वो मतलब कैसे मतलब डॉक्टर का एलोकेशन कितना है, पीपल टू डॉक्टर रेशियो कितना है, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो कितना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट। और क्या पैरामीटर होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिसिन भी होना चाहिए, अफोर्डेबल मेडिसिन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, वेल क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए, ट्रेंड डॉक्टर, ट्रेंड टीचर, इनफ स्कूल, नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब बच्चों का भी नेट अटेंडेंस रेशियो अच्छा होना चाहिए, राइट। तो ये सब पैरामीटर बोथ टुगेदर डिटरमाइन द betterment of health and educational facilities in the country, right? Give three reasons. So let's put our मतलब हमारे जो बुक का एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। In India, only 65% of people are literate. It means provide to every Indian good education, more school will be required. तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो बता रहा है कि इंडिया में 65% पीपुल ओनली लिटरेट है, सो to literate everyone, more school will be established to provide more quality education. To achieve 100% literacy, more school would be required, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन लिटरेसी लेवल बहुत लो है, राइट। सो more school will be established required. So when more school will be established in future, so more employment opportunity will be more employment opportunity will be created, right? So we go to the next point of the textbook, right? So चलिए चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर स्कूल मीन्स मोर नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड, मतलब अगर ज्यादा स्कूल एस्टेब्लिश होगा तो ज्यादा टीचर रिक्वायरमेंट होगा, सो मोर नंबर ऑफ जॉब्स विल बी क्रिएटेड। ऑप्शन नंबर सी इज मोर स्कूल विल नेसेसिटेट थाउजेंड ऑफ सपोर्टिंग स्टाफ, दिस विल लीड टू द मोर जॉब्स। अगर स्कूल एस्टेब्लिश होगा, टीचर के साथ पियन होगा, क्लर्क का भी रिक्वायरमेंट होगा, ऑफिस स्टाफ का भी रिक्वायरमेंट होगा, तो मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी will be created in future. So next question is question number 56. What is sustainable development?
suggest to any ways in which resource can be used judiciously. Already हम लोग वो देख चुके हैं what is sustainable development, so I don't want to repeat this concept. Any two measure in which resource can be used judiciously, right? As per the our book को मतलब point है stress on developing technique for the economic extraction of resource, मतलब वो बोल रहा है कि ऐसे हम लोग को टेक्निक का मतलब डेवलप करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का, जिसके जरिए हमारा जो रिसोर्स का मतलब वेस्टेज है वो बहुत कम होगा, राइट? सो इस टेक्निक पे ध्यान देना चाहिए, राइट? और जो दूसरा अल्टरनेटिव है यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो सिर्फ एक रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो मतलब रिक्रिएट किया जा सकता है, राइट? सो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, राइट? और जो ऑप्शन नंबर सी है वही रिसाइकलिंग रीयूज एंड 3R का प्रिंसिपल है, मतलब रिसाइकलिंग रीयूज और एक आर का मेरा मतलब नहीं पता है, तो मैं बता दे रहा हूँ, मतलब किस तरह का हम वो क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है सजेस्ट एनी टू वेज इन विच रिसोर्स कैन बी यूज्ड जुडिशियसली, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मतलब बुक में तो छोड़ो, दो आंसर अच्छा लिखा हुआ है। फर्स्ट आंसर क्या होगा, मतलब आप लोग को रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेस पे रिलाय करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन पोल्यूटिंग होता है और मतलब वो रिसोर्स के ऊपर मतलब प्रेशर नहीं डालता है। इस मतलब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को बार बार प्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट? और जो रिसोर्स कैन बी यूज्ड जुडिशियसली, मतलब टेक्नोलॉजी का अच्छा विकास होना चाहिए जिसके जरिए मतलब जो रिसोर्स का जो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में वेस्टेज मिनिमल हो, राइट? और जो तीसरा है हमको रिसाइकलिंग रीयूज पे फोकस करना चाहिए, मतलब यूज्ड वाटर को, मतलब फॉर एग्जांपल आपको जो होम यूज वाटर है उसको वाटरिंग के लिए, उसको मतलब बाथरूम यूज के लिए रीयूज करना चाहिए, जिसके जरिए रिसोर्स यूज को मिनिमल हो जाएगा, मतलब वाटर रिसोर्स का यूज में वेस्टेज कम होगा, राइट? तो इस तरह से आप लोग कुछ सोच सकते हैं, मतलब जिसके जरिए हमारे जो रिसोर्स यूज मतलब हम कैसे रिसोर्स को वेस्टेज को मिनिमल कर सके, राइट? तो चलिए हमारे पावर पॉइंट थोड़े चलते हैं, राइट? पावर पॉइंट में देखेंगे अगर कोई पॉइंट होगा। नहीं, पावर पॉइंट में कोई पॉइंट नहीं है, आपको इस तरह से मतलब याद रखना है, मतलब आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर सकते हो, मतलब आज फॉर अवॉइडिंग द मतलब कोल से जो एनर्जी जनरेट होता है, कोल और फजिल फ्यूल से ईवी व्हीकल का यूज करके आप रिसोर्स वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हो, राइट? और जो मतलब सस्टेनेबल, मतलब जो आप लोग प्लास्टिक यूज को बैन कर सकते हो, मतलब उसके जगह ऑर्गेनिक जो उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज को बढ़ावा दे सकते हो, तो इसके जरिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन वेस्टेज मिनिमल होगा, राइट? सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 57. Explain the importance of sustainable development with reference to groundwater by giving an example, right? चलिए देख लेते हैं, मतलब वो क्वेश्चन पूछा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस आप लोग बताओ, किसको रेफरेंस देकर, ग्राउंड वाटर को रेफरेंस देकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस बताओ, राइट? तो चलिए देख लेते हैं, मतलब बुक में क्या
enjoy the gift of our nature but cannot think of our generation to live without such benefit. It becomes our duty to use nature for the fulfillment of our needs and not our greed. Our development should not hamper the need of फ्यूचर जनरेशन। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बोल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है। ऐसे डेवलपमेंट जिस डेवलपमेंट के जरिए आपका फ्यूचर जनरेशन का डेवलपमेंट हैम्पर ना हो, तो उस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है, राइट। ऐसे डेवलपमेंट जिसके जरिए हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स यूज को मतलब उसके लिए कुछ रिसोर्स को बचाए रखे, मतलब उसका जो नीड है फ्यूचर जनरेशन का नीड को हम हैम्पर न करके हम हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को कैरी आउट करें, तो उस प्रोसेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है, राइट। तो वो बोल रहा है हमारा ड्यूटी है, मतलब हम नेचर को, जो प्रकृति हमें जो दे रहा है उसको हमारे नीड की तरह ट्रीट करें, उसको हमारे ग्रीड की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। जो वाटर रिसोर्स हो गया, राइट, नीड कितना है उसके नीड के हिसाब से हम लोग को ट्रीट करना चाहिए, राइट। तो हमारे डेवलपमेंट जो है फ्यूचर जनरेशन का डेवलपमेंट से हम मतलब कन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए, राइट। तो second paragraph, let's go to the second paragraph. In case of groundwater, we have utilized it to the maximum. It is a natural resource which is replenished by nature. People living in the areas with a surplus water reserve should take care of conservation. Efforts should be made to not to overuse to degrade the quality of water. Recent evidence shows that groundwater is under serious threat of disappearance. If suitable steps are not taken, it can pose serious consequences. So ये बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ में हमारा जो ग्राउंड वाटर का मतलब अभी का सिचुएशन में बहुत मतलब स्कार्सिटी फेस कर रहा है। ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो मेट्रो सिटी में लाइक बेंगलोर एंड दिल्ली में कैसे वाटर स्कार्सिटी का सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो वो बोल रहा है अगर हम लोग ग्राउंड वाटर की एरिया में सस्टेनेबल यूज को लाना है, तो जिस मतलब जिस एरिया में पानी का अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो वो पानी को वेस्टेज ना कर उसको कंजर्व करे, राइट। और जो लोगों का भी यही ड्यूटी बनता है, वो पानी का जो क्वालिटी को खराब होने से उसको बचा कर रखे, राइट। और ओवर यूज ना करे, पानी का ओवर यूज नहीं करना चाहिए, राइट। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है, मतलब एक नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो नेचर के द्वारा फुलफिल किया जाता है, मतलब रिप्लेनिश किया जाता है बाय थ्रू द रेनफॉल। सो people should aware the importance of water conservation, so they should take step not to overuse water, not to pollute water। so ऐसे करने से मतलब हम सस्टेनेबल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल सोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, राइट। रिन्यूएबल सोर्सेस में मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्सेस मतलब जिस एनर्जी सोर्सेस को हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एनर्जी रिसोर्स मतलब बार बार प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, मतलब उसको प्रोड्यूस होने में बहुत साल लगता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल रिसोर्स का सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वो बार बार प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब टरबाइन के जरिए उस सोलर एनर्जी से बार बार एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन फसिल फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम लेड प्रोडक्ट, उसको प्रोड्यूस होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है और प्रेशर और टेम्परेचर का जरूरत होता है, राइट। तो रिन्यूएबल रिसोर्स का और क्या पॉइंट है, वो नॉन पॉल्यूटिंग होता है, प्रदूषण नहीं करता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल इज पॉल्यूटिंग इन नेचर। सो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिन्यूएबल रिसोर्स का बहुत जरूरी है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सस्टेनेबल मतलब इकोलॉजी के लिए बहुत हार्मफुल है। बहुत तो नहीं,
मतलब पॉल्यूटिंग इन नेचर है। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स ऑफ एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। सो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाउंड आउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनर्जी रिसोर्स। अभी जो एनर्जी रिसोर्स का मतलब स्टेटस क्या है, राइट। इसके लिए अभी जो एनर्जी कंजप्शन इंडिया में हो रहा है, अभी जो इंडिया में एनर्जी रिसोर्स का कंजप्शन हो रहा है उसका स्टेटस क्या है, राइट। एनर्जी रिसोर्स यूज स्टेटस। सो इसके लिए मैं एक वर्ड फाइल बना चुका हूँ, एक समराइज करा हूँ। सो let's go to that, find out the present resource, find out the क्वेश्चन पूछा हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्सेस आफ्टर 50 इयर्स क्या होगा, मतलब 50 साल के बाद एनर्जी रिसोर्स का क्या फ्यूचर है। तो मोर यूज ऑफ मतलब जो पॉसिबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्स, नहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद मैं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया हूँ। फाइंड आउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस इन इंडिया, राइट। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनर्जी रिसोर्स में क्या होगा अभी, मतलब आज पर द बुक अभी लोग ज्यादा क्रूड ऑयल और कोल को यूज करते हैं एनर्जी रिसोर्स के लिए, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का टेक्नोलॉजी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसको प्रोडक्शन, उसका टेक्नोलॉजी अब डेवलपिंग स्टेज में है और वो क्या है, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, जिसके जरिए वो मास एडॉप्शन की तरफ नहीं जा पा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देना होगा ताकि लोगों उसको मास अडॉप्ट कर पाए उस टेक्नोलॉजी को। इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का टेक्नोलॉजी है, और जो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी को, राइट। सो अभी तक मतलब और जो कोल और जो क्रूड ऑयल बेस्ड जो इकोसिस्टम है वो अच्छे से डेवलप हो गया है। इसके लिए बहुत लोग उस इकोसिस्टम पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, टाइडल एनर्जी और सोलर एनर्जी का इकोसिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं, अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। तो इसके लिए डेवलपिंग स्टेज पर है, तो इसके लिए बहुत मतलब थोड़ी 10 साल और 15 साल लगेगा। इसके लिए ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब बेस्ट इकोसिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड wind energy and solar energy, so more people are reluctant to adopt this ecosystem, right। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का इकोसिस्टम, सो इसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देना चाहिए, राइट। और जो गवर्नमेंट को लार्ज स्केल प्रमोशन करना चाहिए, मतलब लोगों को सब्सिडी देना चाहिए, जिसके जरिए लोग इस एनर्जी सोर्सेस को अडॉप्ट करना चाहिए, और लोग गवर्नमेंट को सब्सिडी देके उसका इकोसिस्टम को ठीक करना चाहिए, ठीक और एफिशिएंट बनाना चाहिए, जिसके जरिए उस मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का मास स्केल में अडॉप्शन होगा, राइट। सो प्रेजेंट एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया लाइक, मतलब आप लोग यही लिख सकते हो, अभी लोग मैक्सिमम क्रूड ऑयल और कोल एनर्जी से बनाया हुआ टेक्नोलॉजी ऊपर मतलब यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमारे जो ईवी टेक्नोलॉजी और विंड एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इकोसिस्टम अच्छे से नहीं बनाया गया है, इसके लिए वो मास एडॉप्शन की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को मैं जो डिस्कस किया उस सिस्टम को एम्फेसिस देना चाहिए, मतलब उस पॉइंट को एम्फेसिस देना चाहिए जिसके जरिए उस टेक्नोलॉजी का मास स्केल अडॉप्शन होगा, राइट।
So let's go to the next question number 59. तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सेकंड पार्ट है, फाइंड आउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनर्जी रिसोर्स, तो उसको थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मैं एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया हूँ, लेट्स सी दिस। फर्स्ट हम लिखेंगे, मतलब वो पूछा हुआ है अभी का जो इंडिया का प्रेजेंट एनर्जी रिसोर्स का यूज का स्टेटस क्या है, राइट। तो फर्स्ट जो पॉइंट है एनर्जी कंजप्शन, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर ग्लोबली with demand driven by economic growth, urbanization and industrialization. Per capita energy consumption however remains below the global average. मतलब ये बोल रहा है इंडिया एनर्जी कंजप्शन के मामले में थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, क्योंकि इंडिया का डिमांड जो इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से बढ़ रहा है, लेकिन पर कैपिटा जो एनर्जी कंजप्शन होता है पर पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन के मामले में इंडिया का जो पर कैपिटा कंजप्शन ग्लोबल एवरेज से कम है, राइट। तो एनर्जी जो हमारी जो एनर्जी रिसोर्स का यूज डिफरेंट फील्ड से मतलब कंपोजिट होता है। फर्स्ट होता है कोल मतलब कोल से मैक्सिमम अराउंड 50% पावर जनरेशन होता है, लेकिन उसका शेयर फ्यूचर ईयर में ईयर बाय ईयर कम हो रहा है। दूसरा है ऑयल एंड गैस, इंडिया हेवीली डिपेंड्स ऑन द इंपोर्ट फॉर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, राइट। मतलब इंडिया मतलब ऑयल एंड गैस का सोर्सेस इंडिया में नहीं है। इंडिया हेवीली मतलब इंपोर्ट में आमदनी में बहुत डिपेंड करता है, मतलब ऑयल और गैस के लिए। तीसरा जो वेरिएबल होता है रिन्यूएबल मतलब बहुत अच्छे से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ऑलरेडी इकोसिस्टम डेवलपमेंट का प्रोसेस चल चुका है, लेकिन गवर्नमेंट को सब्सिडाइजेशन के माध्यम से बहुत कुछ करना होगा, राइट। सो फोर्थ इज हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन वो एक अच्छा सोर्स माना जाता है। हाइड्रो पावर से ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन का जो लिमिटेशन क्या है, अर्थक्वेक एक बड़ा लिमिटेशन है। और कुछ टाइम में उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड आता है वो हाइड्रो पावर सिस्टम को बहुत डैमेज करता है। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन का मतलब सबसे बड़ा कंसर्न है जो रेडियो एक्टिव मतलब मटेरियल का एक्सपोजर होता है एनवायरनमेंट में। और क्या होता है मतलब सेफ्टी कंसर्न एक बड़ा लिमिटेशन है, राइट। और जो फिफ्थ तो नहीं है, ये होता है हमारे एनर्जी रिसोर्स का कंजप्शन का, मतलब जो किस किस चीज से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, राइट। और जो लास्ट पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स, इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या है, 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030, राइट। तो नेट जीरो इमिशन बाय 2070, India aims to achieve 5,000 gigawatt of renewable capacity by 2030 and net zero carbon emission by 2070, right? So let's go to the next question. Why sustainable development is essential for economic growth, right? तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। सो डोंट नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर बाय कंट्रीज रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? ऐसा एक प्रोसेस है जिसके जरिए कंट्री का जो इनकम ईयर बाय ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ मतलब इनकम तो बढ़े, उसके उसके बाद मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी दिखाया जाता है, राइट। और पॉवर्टी एलिवेशन कैसे होगा वो भी देखा जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इनकम
बढ़ने के ऊपर फोकस किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब इनकम इनकम ग्रोथ विथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, मतलब गरीब लोग के पास पैसा जा रहा है कि नहीं, राइट। विथ स्पेशल फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ एक पैरामीटर को फोकस दिया जाता है, मतलब कंट्री का इनकम कैसे बढ़े। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, क्योंकि economic development is a long term process because it is focus on so many things, मतलब इनकम इंक्रीज करना हो, प्लस इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, प्लस पॉवर्टी इरेडिकेशन, सो इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इकोनॉमिक ग्रोथ एज पर द डेफिनेशन इज ए नैरो कॉन्सेप्ट, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट। फोर्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज पर फोकस करता है, क्योंकि वो सिर्फ इनकम बढ़ाने के ऊपर फोकस करता है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव प्रोसेस, मतलब इनकम तो बढ़ता है, उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है, मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉवर्टी इरेडिकेशन हुआ कि नहीं, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the two basic tools used for comparing an underdeveloped country with a developed one? Which organization developed these tools, right? So basic tools, right? Basic tools तो है जो वर्ल्ड बैंक जो पैरामीटर यूज करता है। लेट्स गो टू आवर स्लाइड। पर कैपिटा इनकम को बेसिस लेता है, थोड़ी देख लेंगे। World Bank's classification of countries, right? So पर कैपिटा इनकम अगर आपका $49,300 से मोर है तो आप रिच नेशन के कैटेगरी में आओगे। और पर कैपिटा इनकम अगर आपका $2,500 से लेस है तो आप लो इनकम नेशन के कैटेगरी में आओगे। तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को बेसिस मानता है, राइट। सो और क्या अच्छा हुआ है, टू बेसिक टूल्स। अच्छा अच्छा, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो यूनाइटेड, ये तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को लेता है, राइट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो और एक इंडेक्स है वो यूनाइटेड नेशन का द्वारा डेवलप किया हुआ इंडेक्स है, राइट। सो थोड़े देख लेंगे अगर पावर पॉइंट में होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलप, मतलब यूएन के द्वारा डेवलप किया गया हुआ इंडेक्स है। तो उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो क्राइटेरिया लेता है, लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल एंड पर कैपिटा इनकम, राइट। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस, राइट। तो इस 3 पैरामीटर में जिस कंट्री का मतलब अच्छा खासा नंबर आता है उसको डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है, कैटेगरी में रखा जाता है। और इस क्राइटेरिया में जिसका खराब आंकड़ा आता है उसको पुअर कंट्रीज में रखा जाता है, राइट। पुअर मतलब अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के कैटेगरी में रखा जाता है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundary, justify the given statement, right। मतलब बोल रहा है कि एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन का जो परिणाम होता है वो नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज को, जो ह्यूमन के द्वारा डेवलपमेंट किया गया जो बाउंड्री को कंसिडर नहीं करता है, नहीं
बाउंड्री को कंसिडर नहीं करता है, उस स्टेटमेंट को आपको किस तरह से जस्टिफाई करना होगा, राइट। सो आप पहले इंट्रोडक्शन कर सकते हो, मतलब किस तरह का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, राइट, नॉइज पोल्यूशन, आप लोग एग्जांपल दे सकते हो। मतलब एयर अगर पोल्यूट होता है वो इंडिया पाकिस्तान में अगर एयर पोल्यूशन होता है वो इंडिया को अफेक्ट करेगा, इंडिया का जो लोग होते हैं उनको अफेक्ट करेगा। सिमिलरली वाटर पोल्यूशन अगर होता है वो ग्राउंड वाटर में जो हमारे जो स्टोरेज वाटर है उनको अफेक्ट करेगा। इस तरह से मतलब वो बाउंड्री नहीं देखता है, राइट। सो मतलब जो हमारे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ड्यू टू पोल्यूशन, तो इस तरह से कहूँ वो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करता है, राइट। और एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ ओवर द ग्लोब हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट। तो क्योंकि मतलब पोल्यूशन इन अगर पोल्यूशन के अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है, एसिड रेन क्लाइमेट चेंज सिचुएशन होता है। एसिड रेन मतलब बाउंड्रीज देखकर नहीं डिसाइड होता है, वो पोल्यूशन के वजह से होता है, राइट। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज से जो सी लेवल राइज होता है, आप देख रहे होंगे डेवलप्ड कंट्री ज्यादा पोल्यूट करते हैं, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो स्मॉल आइलैंड है उनको भोगना पड़ता है। क्यों ना, क्योंकि उनका जो पर ईयर ड्यू टू इंक्रीज इन सी लेवल देयर लैंड बिकम सिंकिंग, राइट। सो एज यू सी यूरोपियन डू द मतलब ड्यू टू पॉल्यूशन इन यूरोपियन कंट्रीज द मेन सफरर इज स्मॉल आइलैंड नेशन, राइट। उसका जो उनका जो लैंड है धीरे धीरे ड्यू टू इंक्रीज इन सी लेवल, स्मॉल आइलैंड का जो सी लेवल बढ़ रहा है, तो इसके जरिए उनका जो देश का एरिया है डे बाय डे उनके ऊपर सी लेवल बढ़ता जा रहा है, राइट। सो देयर कंट्री आर सीकिंग इन फ्यूचर ईयर already started, right? So deforestation in some countries affect the global rainfall all around the world, right? मतलब अगर इंडिया में डिफोरेस्टेशन होगा सिर्फ इंडिया को नहीं अफेक्ट करेगा, डिफोरेस्टेशन इन वन कंट्री में अफेक्ट द रेनफॉल पैटर्न इन सराउंडिंग कंट्रीज, राइट। और जो तीसरा है लैंड डिग्रेडेशन एंड अच्छा मैसिव सिचुएशन एंड फ्लड लाइक सिचुएशन, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे मतलब क्लाइमेट चेंज के जरिए हीट, ग्लोबल हीट, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। तो ये सब ग्लोबल प्रॉब्लम है। मतलब जो इसके एग्जाम्पल से जरिए हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का जो कॉन्सिक्वेंसेस है मतलब वो एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय दिस कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। सो होप you understand. Let's go to the next question. So we have to end this question answer discussion at this point because video already lengthy हो चुका है, right? So I don't want to be video to be boring for everyone. So I hope you have enjoyed a lot while watching my video. So please share and subscribe with your friends, right, and share with your classmate because I have worked a lot for this video, right। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो और भी प्रोबेबल क्वेश्चन है वो जो बुक में रचना सागर की, तो मेरे को मैं और एक पार्ट लाऊंगा, पार्ट 3 में लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रहेगा, मैं एक प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। सो नो नीड टू वेरी। सो आई होप
you have enjoyed a lot. And again, thank you to everyone who watch my video on my YouTube platform, that is CBS Orbit, right?